वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हम लोग क्या समझते हैं? ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल मैसेंजर है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, जैसे कि हार्मोन की वजह से ही हमारे अंदर फिजिकल ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ होता है। हार्मोन से अलग अलग तरह के, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन से हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का रेगुलेशन होता है। तो ऐसे ही ग्लैंड को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा अपने सिक्रीशन को ब्लड के अंदर पोर करते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। यानी जहां वो सेल है, जहां वो एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल हैं, वहीं वो रिलीज करेंगे, अपने सराउंडिंग्स में ही रिलीज करेंगे हार्मोन्स को। किसी डक्ट में नहीं डालेंगे, किसी ट्यूब में, किसी पाइप में नहीं डालेंगे। जो भी ग्लैंड अपने सिक्रीशन को ट्यूब में, पाइप में या डक्ट्स में डालते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रीशन को अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के रीजन में, एरिया में, ब्लड में पोर कर देते हैं और फिर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो उसी तरह के एक ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जिसका लोकेशन हमारे नेक रीजन में, जो ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो बच्चों, यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन अराइज होता है। एक होता है लार्जेस्ट ग्लैंड, तो सिंपल अगर लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाएगा ना तो हम लिवर का नाम लेंगे, क्योंकि लिवर भी एक ग्लैंड है पर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हम थायराइड ग्लैंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं जो है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं कि ये क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक सेकेंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड को ही दूसरे नाम से हम पुकारते हैं, जिसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्यों बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने सिक्रीशन को अपने सराउंडिंग्स में सिक्रीट कर देता है, ब्लड में पोर कर देता है, और ये किसी डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं करता है अपने सिक्रीशन को। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड को का सिक्रीशन क्या है? इसका सिक्रीशन क्या है? सिक्रीशन होते हैं हार्मोन। ये सारा इंफॉर्मेशन था एंडोक्राइन ग्लैंड का। अभी हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार और, थायराइड ग्लैंड। लोकेशन क्या है बच्चों? सबसे पहले इसका लोकेशन लिख लेते हैं। लोकेशन, ये ट्रेकिया, जैसे मान लीजिए ये है हमारा लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये रहा ट्रेकिया, ये रहा ट्रेकिया। ट्रेकिया के दोनों साइड पे ये लोब के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे प्रेजेंट रहते हैं? लोब के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ट्रेकिया हो गया, ये लैरिंग्स है। ये क्या है बच्चों? ये है लैरिंग्स। ये दोनों लोब्स हैं किसके? थायराइड ग्लैंड के, यानी 2 लोब्स ऑफ
lobes of thyroid gland. ठीक है, और ये दो लोब को कनेक्ट करने के लिए ये बीच में नॉन इंडोक्राइनल पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं बच्चों? इस्थमस। ठीक, ये नॉन इंडोक्राइनल पार्ट है, यानी ये कुछ भी सिक्रेशन नहीं कर रहा है, इसका फंक्शन है सिर्फ दोनों लोब को कनेक्ट कर लेना। तो ये है नॉन इंडोक्राइनल पार्ट। ठीक है, अब अगर इस लोब की बात करें तो लोब का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या हमको मिलेगा? इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं इसके अंदर? फॉलिकल्स होते हैं, और वो फॉलिकल्स बने होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर लाइनिंग होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ठीक है, जिसको एसिनल सेल या फिर उसको हम फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसमें ये बहुत सारे क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। ये सारे क्या है? फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल्स के अंदर ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये फॉलिकुलर सेल हैं, और एक्चुअली यही प्रोड्यूस करने वाले हैं T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो आयोडीन कंटेन होता है। ठीक है, उसमें आयोडीन चाहिए ही चाहिए, यानी उस हार्मोन को बनाने के लिए आपको अपने बॉडी के अंदर आयोडीन का इंटेक करना पड़ता है। अगर आयोडीन हम कम इंटेक करेंगे तो ये हार्मोन जो T3 T4 हार्मोन ये फॉलिकुलर सेल प्रोड्यूस करने वाले हैं वो नहीं बन पाएगा हमारे अंदर, और वो नहीं बनेगा, फिर उसी का कॉन्सिक्वेंस हम लोग देखते हैं कि यहाँ घेंघा हो जाता है ना। गांव वगैरह में आप लोग देखते होंगे, पहाड़ के तराई वगैरह में ये ज्यादातर दिखता है कि यहाँ ये ग्वाइटर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इस नेक रीजन में, थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो वही ग्वाइटर कहलाता है, जिसको घेंघा बोलते हैं। वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूस करने वाले हैं T3 T4 हार्मोन, जिसमें कि T3 में 3 आयोडीन का मॉलिक्यूल है और T4 में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हम नहीं खा पाते हैं, इस वजह नहीं खाते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हार्मोन उस आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं बन पाता है, और इसको रेगुलेट करने वाला जो पिट्यूटरी का हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, वो हमारे फॉलिकुलर सेल को एनलार्ज कर देते हैं, कोशिश करते हैं प्रोड्यूस कराने की T3 T4 सेल। उन्हें क्या पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो वो क्या करते हैं? फॉलिकुलर सेल को एनलार्ज कर देते हैं, उनका नंबर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं। तो इसीलिए हमें अब आजकल मार्केट में आयोडीन कंटेंट ये सॉल्ट मिल रहा है, तो सॉल्ट खाते हैं तो हमको, दूध वगैरह खाते हैं तो आयोडीन का डेफिशिएंसी कम हो जाता है, ओवरकम हो जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये है TS सेक्शन ऑफ थायराइड। ये जो दो लोब्स है ना बच्चों, इनका थायराइड TS सेक्शन हम यहाँ पे बना है। तो इसका देख लेते हैं, ये क्या है? ये जो सेल्स दिखते हैं, ये जो सेल्स है ये फॉलिकुलर सेल है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स है। ठीक है, फिर इसी का दूसरा नाम एसिनल सेल है। इसी को क्या बोलते हैं? एसिनल सेल्स। ठीक है, और ये बीच का जो स्पेस है इस फॉलिकल के अंदर, अच्छा ये सब क्या दिख रहा है? ये सब फॉलिकल्स हैं, और ये है फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर हमको क्या दिख रहा है? फॉलिकल्स के अंदर हमको दिख रहा है फॉलिकुलर सेल या एसिनल सेल, और यही सेल प्रोड्यूस करने वाले हैं T3 T4 हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो स्पेस है यहाँ भरे होते हैं, इनको कॉलॉइड बोलते हैं, इनको कॉलॉइड बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक फॉलिकल, दूसरा फॉलिकल, तीसरा चौथा फॉलिकल, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है ना, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक, और स्ट्रोमा के बीच बीच में ये देख रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये स्ट्रोमा सेल है, या इसी को हम लोग पारा फॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं। पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड का ट्रांसवर्स सेक्शन है।
अब हम देखने वाले हैं कि फॉलिक्यूलर सेल्स कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये जो पारा फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब लिखते हैं हॉर्मोन्स ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। देखिए हार्मोन्स ऑफ फॉलिक्यूलर सेल, पहला हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल का नाम लिख लेते हैं। हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल कौन से है, उसको बोलते हैं एसिनल सेल। एसिनल सेल या इसी को बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। एसिनल सेल या फॉलिक्यूलर सेल का कैसा प्रॉपर्टी है, यानी ये कौन सा टिश्यू है ये, तो ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इनका सिक्रीशन, ये हार्मोन कौन सा सिक्रीट करते हैं, तो पहला है इसमें T3 हार्मोन, दूसरा है T4 हार्मोन, ठीक है। ये जो T3 T4 हार्मोन है, इन दोनों में खास प्रॉपर्टी क्या है कि ये आयोडीन कंटेनिंग है। आयोडीन कंटेनिंग, ठीक है। इसका नाम होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है। ये T3 का नाम है। ट्राई मतलब 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे और इसका नाम होता है, देखिए यहाँ 4 है ना, तो 4 के लिए टेट्रा टर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा आयोडो थायरोडिन। एक सेकेंड, ठीक है। ये 2 हार्मोन है और इन 2 हार्मोन का क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं। T3 T4 हार्मोन क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ T3 and T4 हार्मोन। देखिए बच्चों, टोटल सिक्रीशन का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, उसमें से 90% सिक्रीशन T4 होता है, सिर्फ 10% सिक्रीशन ही T3 होता है। और ये मोर पोटेंट होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं, और इनको भी फंक्शन करने के लिए पहले कन्वर्ट होना पड़ता है T3 में, फिर ये फंक्शनल हो पाते हैं, ठीक है। यानी कभी भी T4 डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा, पहले ये कन्वर्ट होगा T3 में, जो कि हाई पोटेंट है। ये क्या होते हैं, हाई पोटेंट, ज्यादा पावरफुल है ये T3 हार्मोन। तो कभी भी T4 बनता भले ही 90% T4 है, पर फंक्शनल ज्यादा T3 ही होते हैं। तो पहले T4 को T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर फंक्शन आगे किया जाता है। तो सबसे पहले इनका फंक्शन लिख लेते हैं। पहला फंक्शन है, ये रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर हमारे BMR को।
रेगुलेट BMR। देखिए बच्चों, BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जितना मिनिमम क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर क्या कहलाता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। ठीक है, ये इसको रेगुलेट करते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन ये क्या है? ये हमारे अंदर हमारे फिजिकल एक सेकेंड, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। सेक्सुअल ग्रोथ करवाते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों इसके बारे में हम कि हेल्प इन, क्या लिख सकते हैं? हेल्प्स इन फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। देखिए बच्चों, यहाँ फिजिकल ग्रोथ है। फिजिकल ग्रोथ के लिए हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली फॉर फिजिकल ग्रोथ, यानी हमारी हाइट कितनी होगी ये डिफाइन करेगा हमारा ग्रोथ हार्मोन। पर ये थायराइड के जो ये हार्मोन है, ये फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो गया इसका सेकेंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन इज, इसके तीसरे काम है, ये क्या करता है? ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है। ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, और हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा, और एनर्जी जनरेशन करवाता है, और एनर्जी जनरेशन के दौरान हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ये गर्म भी रखता है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये सारा फंक्शन ये हमारे बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये इनका फंक्शन हो गया T3 एंड T4 हॉर्मोन्स का। इसके अलावा ये फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ठीक है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ये एरिथ्रोपोएसिस करवाते हैं। एरिथ्रोपोएसिस क्या समझते हैं? एरिथ्रोपोएसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन करवाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये सारे काम करवाते हैं हमारे अंदर। इसमें ये T3 T4 हार्मोन ये सारे फंक्शन करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या क्या होगा? इनकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। डेफिशिएंसी यानी कि अगर हाइपोसिक्रीशन हो, हाइपोसिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन होगा तो क्या हो सकता है? देखिए बच्चों, जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वो सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या क्या कर रहा था ये बताओ, क्या क्या कर रहा था? हमारे BMR को रेगुलेट कर रहा था, तो BMR का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज BMR डिक्रीज कर गया। ठीक है, BMR डिक्रीज कर गया। बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर गया।
डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक। और क्या हुआ, डिक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये सब हाइपो सिक्रीशन के रिजल्ट है। यानी हाइपो का मतलब जो नॉर्मल सिक्रीशन है उससे कम, ठीक है। अगर T3 T4 हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो जाए छोटे बच्चों में तो ये क्रिटिनिज्म क्रिएट कर सकता है। क्रिटिनिज्म में बच्चे मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, ये सारे एबनॉर्मलिटीज तो आएंगे ही, मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, ग्रोथ उनका स्टंटेड हो जाएगा, और पिजन चेस्ट हो जाएगा, पॉट बेली हो जाएगा, पेट निकल जाएगा बाहर। ये सारे सिम्टम दिखने लगेंगे छोटे बच्चे के अंदर, जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो लिखिए, इन चाइल्डहुड hyposecretion cause hyposecretion of T3 T4 hormone cause क्या करेंगे, क्रेटिनिज्म, ठीक है। और इनके क्या सिम्टम है, क्या है इनका सिम्टम, बच्चे का ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा, फिजिकली ग्रोथ कम हो जाएगा, बौने की तरह दिखेंगे बच्चे, ग्रोथ स्टंटेड, ठीक है। मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा, मेंटली रिटार्ड, ठीक है। फिर पॉट बेली हो जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा, पॉट बेली, ठीक है। पिजन चेस्ट हो जाएगा। ये सारे सिम्टम दिखने लगेंगे और इन सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। बच्चे डीफ एंड डम भी हो सकते हैं, गूंगे बहरे भी हो सकते हैं, वो भी एक सिम्टम है इसका। अगर इनका हाइपोसिक्रीशन एडल्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगा, तब सिम्टम दिखेगा जिसको बोलेंगे हम मिक्सोएडिमा, ठीक है। मिक्सोएडिमा यानी कि अब हाइपोसेक्रीशन हो रहा है किस एज में, मिड एज में, हाइपोसेक्रीशन ऑफ T3 T4 इन एडल्ट में अगर ऐसा हो तो क्या दिखेगा, वो सारे सिम्टम तो आएंगे ही, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट के लिए इनटॉलरेंस हो जाएगा, सर्दियों के लिए इनटॉलरेंस आ जाएगा, थोड़ी सी भी सर्दी लगेगी तो वो परेशान हो जाएंगे, इनटॉलरेंस टू कोल्ड हो जाएगा उनके अंदर। ये सारे सिम्टम तो आएंगे ही। मेन सिम्टम क्या आ जाएगा, उनका फेस पफी हो जाएगा और हैंड पफी हो जाएंगे, ये मेन सिम्टम होता है इसका। तो मिक्सोएडिमा का इसी का दूसरा नाम होता है गर्ल्स डिजीज, इसी का नाम है गर्ल्स डिजीज। इसका सिम्टम क्या होगा, सिम्टम पफी फेस एंड हैंड, फूल जाएंगे, पफी फेस एंड हैंड, ठीक है। ये हो गया हमारा मिक्सोएडिमा का कारण। अब देखिए, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो तो क्या हो जाए, एक और हम देख लेते हैं बच्चों, ग्वाइटर का कहानी देख लेते हैं। ग्वाइटर में सिर्फ आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। एक है ग्वाइटर, ग्वाइटर में स्वेलिंग आ जाती है थायराइड ग्लैंड की, स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाएगी, यहाँ पे स्वेल हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, इसके कारण ये हो रहा है। तो ये हो गया। अब देखिए, अगर एक और डिजीज है जो हाइपोसिक्रीशन की वजह से ही होता है, उसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने लगता है हमारे ही थायराइड ग्लैंड के खिलाफ। और ऐसे डिजीज को जिसमें हमारा खुद का एंटीबॉडी हमारा दुश्मन हो जाता है, ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारा खुद का एंटीबॉडी, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे ही सिस्टम के खिलाफ काम करने लगता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और उसमें एक डिजीज का नाम हमको याद रखना है जिसको बोलते हैं हैशिमोटोस डिजीज। क्या बोलते हैं? हैशिमोटोस डिजीज। तो ये भी है हाइपो secretion of T3 T4 due to autoimmune disorder और उसका नाम है हैशिमोटोस डिजीज। हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे ही थायराइड ग्लैंड के खिलाफ काम करने लगता है, जिसकी वजह से हाइपोसिक्रीशन हो जाता है T3 T4 हार्मोन का, ठीक है। ये हो गया हाइपोसिक्रीशन का। अब हम देखते हैं हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या सिम्टम दिखेगा हमको। हाइपर सिक्रीशन of T3 and T4 हार्मोन, ठीक है। अब अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो फिर हमको क्या दिखेगा, देखिए क्या होगा। इसमें आई जो है ना बिल्कुल बाहर निकला हुआ लगता है, जैसे लगेगा कोई आपको आंख दिखा रहा है, बिल्कुल वैसा है। प्रोट्रूडेड आई हो जाता है, बल्ज्ड आई हो जाता है, ठीक है, अगर हाइपर सिक्रीशन हो थायराइड ग्लैंड का। और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। तो इसमें है हमारा पहला एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर में क्या हो जाता है, बल्ज आई हो जाते हैं, बल्ज या प्रोट्रूडेड आंखें लगेंगी जैसे कि बाहर आ रही हैं, और उनकी आंखों को देख के कई बार बच्चे डर जाते हैं। प्रोट्रूडेड आईज। और बाकी सब कुछ होगा ही, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हीट के लिए इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा। ये सारे सिम्टम इसमें आएंगे। तो लिख लेते हैं, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। फिर इंक्रीज, और क्या चीज इंक्रीज हो जाएगा, इंटॉलरेंस टू टेम्परेचर, या हीट लिख दो, हीट लिख देते हैं। ठीक है, ये सारे सिम्टम, और इंक्रीज हो जाएंगे BMR। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन के बारे में पढ़ा। अब एक हार्मोन है जो बीच में पैरा फॉलिकुलर सेल्स थे ना, याद करिए वो डायग्राम, TS ऑफ, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो फॉलिकुलर पैरा फॉलिकुलर सेल है, ये थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम, ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करते हैं और उनको डिपॉजिट्स करते हैं हमारे बोन्स में। ठीक है, तो एक और लिख लेते हैं,
एक और लिख लेते हैं, हार्मोन secreted by कौन secrete कर रहा है यहाँ पे, पैराफॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। और ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की क्वांटिटी को कम करते हैं। डिक्रीज कैल्शियम आयन इन ब्लड। कैसे कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, 3 मेथड से कर सकते हैं। या ये क्या करें, ब्लड में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन है उसको डिपॉजिट कर दे हमारे बोन में, पहला तरीका। तो पहला है बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन इन बोन, इन बोन। यहाँ सिंपल कैल्शियम नहीं लिख सकते, एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा, जो ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा है उसको, डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन इन बोन। और क्या कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या तरीका है, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कि हमारे एक्सक्रीशन में, यूरिन में कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट कर दें। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन इन यूरिन, यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट कर दे, ठीक है। इस तरह से आज हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। और एक और बात है बच्चों, ये नॉन आयोडीन हार्मोन है, इनमें आयोडीन नहीं होता, नॉन आयोडीन हार्मोन। और ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है पैराथायराइड का जो हार्मोन है, पैरथ हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन, वो कैल्शियम के क्वांटिटी को बढ़ाता है हमारे ब्लड में, और ये ब्लड में कम करता है। और इस तरह से दोनों हार्मोन मिलकर हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आगे भी हमारे क्लासेस को, हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय।